बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। 2 चरणों में सर्वे हुआ था, लेकिन अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे घर टीम आई ही नहीं थी सर्वे के लिए। बिहार सरकार कह रही है कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है, कमज़ोर वर्ग का विकास होगा, उनकी वास्तविक संख्या कितनी है ये पता चल गया। लेकिन क्या प्रोसेस था, कैसे हुआ, पूरा कितना टाइम लगा, इस सब मसलों पर हम बात करेंगे मनोरंजन जी से। ये पटना जिला में नोडल अधिकारी रहे हैं जातीय गणना के, हम उनसे हर मसले पर बातचीत करेंगे। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। ये बताइए 2 चरणों में हुआ था, तो क्या प्रोसेस था, हमको पहले ये समझा दीजिए। देखिए, जो बिहार जाति आधारित गणना हुई है उसमें बहुत ही अच्छी पद्धति अपनाई गई। सबसे पहले जो प्रथम चरण था, इसमें हम लोगों ने 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक संपादित किया था। उसमें हम लोगों ने एक एक मकान का, जो भी जिसमें लोग रहते हैं, निवास करते हैं, एक एक मकान का उसका हम लोगों ने सूचीकरण किया। इसका नाम ही मकान सूचीकरण था। उसमें सारे जितने भी एक चार्ज के अंतर्गत, एक गणना खंड के अंतर्गत जितनी भी मकानें थी, सबका नंबरिंग किया गया। उस नंबरिंग करने का अभिप्राय ये था, ये उसका उद्देश्य ये था कि जब हम वास्तविक गणना करेंगे तो वैसे में हम किसी परिवार को न छोड़ सकें और एक एक परिवार की गणना हो जाए। तो प्रथम चरण में ये काम संपादित किया गया और उसी आधार पर जब वास्तविक गणना का काम हमारा अप्रैल में शुरू हुआ, 15 अप्रैल में, तो उसमें हम लोगों ने उसी मकान सूचीकरण के आधार पर प्रत्येक घरों का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया। हमारे प्रगणक गए, उसके बाद पर्यवेक्षक के स्तर से भी जांच की गई। चार्ज ऑफिसर, जो कि बेसिकली प्रखंड विकास पदाधिकारी या नगर निकायों में जो वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा भी इसकी जांच की गई। पुनः इसकी जांच जो जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उनको भी गणना के कार्य में चार्ज के ऊपर के कड़ी में रखा गया था, उनके स्तर में रिव्यू किया गया। फिर जिला पदाधिकारी, जो प्रधान गणना पदाधिकारी होते हैं, उसमें किया गया। तो काफ़ी अच्छी और बहुत ही सुदृढ़ पद्धति इसमें अपनाई गई और गणना के पूरे आंकड़ों को सहेजा गया। मतलब दूसरे चरण में जाति का आंकड़ा जुटाया गया, आर्थिक स्थिति पूछी गई। जी, प्रथम चरण में केवल हम लोगों ने मकान का सूचीकरण किया था। उसके साथ साथ परिवार के मुखिया का नाम, उसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जो उनके द्वारा बताया गया, उसको हम लोगों ने संग्रहित किया था। द्वितीय चरण जो था वो वास्तविक गणना का था। वास्तविक गणना में गणना का एक प्रपत्र विभाग के द्वारा बनाया गया था, जो इस तरह का प्रपत्र है, जिसको हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल भी किया था। इस तरह के प्रपत्र में ये काफ़ी विस्तृत इसमें सूचनाएं संग्रहित की जा रही थी, जिसमें केवल जाति ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो उनके जो प्रश्न थे उसमें भी पूछे गए थे। इसमें सारे लोगों के बारे में, एक परिवार के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं उन सबों के बारे में 17 तरह का उसमें हम लोगों का एक प्रश्नावली था, जिसमें कि हम लोग सूचनाएं एकत्र करते थे। उसमें हर एक प्रगणक, जैसे एक गणना करने का एक जो पद्धति बनाई गई, उसमें गणना खंड बनाए गए। गणना खंड में क्या है कि उसमें एक अनुमानतः लगभग 150 परिवार, एक गणना खंड में 150 परिवार रखे गए, ताकि प्रगणक एक पूरे अच्छे तरीके से हर एक घर में जाए, एक बार नहीं दोबारे जाए। ये भी किया गया कि अगर कोई आदमी प्रथम बार में नहीं मिल सका तो उसके पास दूसरे बार भी जाना है, उसकी जानकारी अगल बगल के लोगों से प्राप्त करने के कब रहते हैं। तो ये पूरा प्रयास किया गया कि सभी घरों में प्रगणक समय पे जाएं। उसके बाद पर्यवेक्षकों को भी जवाबदेही दी गई। प्रगणक जब जाते थे तो वो परिवार का जो मुखिया होता था, उससे इसमें सभी लोगों का, परिवार के पूरे सदस्यों का नाम, उनके पिता पति का नाम, संबंध क्या उनका है, उनकी आयु कितनी है, जाति क्या है, जाति का कोड। जनरली हम लोग के पास एक डायरेक्टरी बनी हुई थी, जिसमें कि जितनी भी जातियां बिहार में सरकार के द्वारा संसूचित की गई थी, उसका हम लोग कोड एकत्र, उनसे जाति का नाम पूछ के कोड भरते थे। मतलब घर घर आप लोग गए? घर घर। जो नहीं मिला उसके बाद दोबारा भी उसके आएंगे? दोबारे गए और कोई किसी के से जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रथम चरण में तो हेल्प डेस्क बाज़ाब्ता बना रखा था यहाँ पे जानकारी लेने के लिए, कि अगर कोई किसी ने बताया तो हम लोग वहाँ पे गए और एक एक आंकड़े जो है हम लोग जाकर प्रगणक के माध्यम से किए और पर्यवेक्षकों के द्वारा इसकी जांच भी की गई। फिर ये जो फॉर्म आप दिखा रहे थे, इसमें टोटल 17 कॉलम है। 17 तरह की जानकारी जो है, 17 तरह के सवाल इसमें पूछे गए और एक आधार संख्या था, लेकिन आधार संख्या वैकल्पिक था, कोई ये नहीं था कि उनको देना ही है। और इसका जो डेटा है वो मोबाइल ऐप पर भी अपलोड किया गया। ये प्रक्रिया ये थी कि प्रगणक जब जाते थे घरों में तो लोगों से फिजिकल फॉर्म में लोगों से सूचनाएं लेते थे, उनका पूरा विवरण भर के परिवार के मुखिया से हस्ताक्षर भी प्राप्त करते थे। और उनका हस्ताक्षर इसलिए होता था कि जो उनके द्वारा आंकड़े बताए गए हैं वही इस प्रपत्र में भरा गया है, ये सत्यापन के लिए।
किस किस लोगों की इसमें ड्यूटी लगी थी, किस किस विभाग में? देखिए, इसमें बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे, चूँकि हमारे यहाँ पूरे पटना जिला में 12,741 गणना खंड थे, तो उतने कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उसमें शिक्षक थे, आंगनबाड़ी सेविकाएं थी, अलग अलग तरह के कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक, ये सभी तरह के इसमें कर्मी लगाए गए थे जो प्रगणक के रूप में काम कर रहे थे। उसके ऊपर के जो स्तर पे थे पर्यवेक्षक, उनसे हायर अथॉरिटी के जो सुपरवाइजरी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं या कोई वरीय जो कर्मी है, उसको पर्यवेक्षक के रूप में लगाया गया था। अच्छा, आप लोग डेटा को पूरा कंपाइल कैसे किए? हाँ, पूरा जब ये पूरा गन्ना फर्स्ट फेज में जब हम लोगों ने गन्ना का काम किया था, तो AHL का भी पूरा आंकड़ा था, वो हम लोगों ने जो बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे का पोर्टल है उस पर हम लोगों ने उसकी एंट्री करी थी। फिर बाद में जब ये द्वितीय चरण में जब वास्तविक गन्ना का काम शुरू हुआ, तो एक बिजागा ऐप गवर्नमेंट ने बनाया था जो एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है और बहुत काफ़ी रोबस्ट है। तो उस पर हम लोगों ने प्रगणकों के द्वारा, एक एक प्रगणक के द्वारा, जो एक प्रगणक के द्वारा जितने परिवारों का आंकड़ा प्रपत्र में संग्रहित किया गया था, उसको उसने खुद से अपने मोबाइल ऐप में, उस बिजागा ऐप पे उसने एंट्री की। एंट्री करने के बाद वो उसको सबमिट करते थे और पूरा का पूरा डेटा सर्वर पे एकत्र होता था। फिर बाद में जब उस मॉड्यूल में उसके ऊपर सुपरवाइजर्स का मॉड्यूल था, तो सुपरवाइजर्स भी वो जितने भी प्रपत्र थे, उन प्रपत्रों से एक एक जांच करके जो प्रगणक के द्वारा मोबाइल में एंट्री की गई है ऐप पे एंट्री, उसकी एक एक जांच करते थे पर्यवेक्षक, और पर्यवेक्षक के द्वारा जांच करके उनका मतलब उसका रिव्यू करते थे, और रिव्यू करने के बाद जो आंकड़े अगर जो बिल्कुल सही पाए गए उसको वो सबमिट करते थे, अदरवाइज उनको एडिट करने की भी फैसिलिटी दी गई थी। और सामान्य प्रशासन विभाग को पूरी जिम्मेदारी थी। सामान्य प्रशासन विभाग नोडल डिपार्टमेंट था, वो वही इसके बारे में जितने भी दिशा निर्देश हैं, इसकी मॉनिटरिंग है, नोडल डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से GAD के को सामान्य प्रशासन विभाग को बनाया गया था। कहा जा रहा है कि 500 करोड़ भी सरकार के खर्च हुए। ये तो विभाग के स्तर से जानकारी दी जा सकती है कि उसमें बजट का क्या प्रावधान था, ये विभाग के स्तर से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हर कुछ तरीके से, बहुत पारदर्शी, बहुत सुदृढ़ तरीके से, और उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत प्रॉपर लेवल से प्रत्येक दिन लगभग जिला पदाधिकारी के स्तर से यहाँ पे मॉनिटरिंग की गई। हम लोग कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा हो जिस दिन जिला पदाधिकारी महोदय ने इसकी मॉनिटरिंग यहाँ नहीं की हो। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे भी मुझे पूरा याद है कि प्रत्येक दिन प्रधान सचिव महोदय और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती थी कि कैसे चल रहा है, कहाँ क्या बाधाएँ हैं, कहाँ क्या कठिनाइयाँ हैं, और जहाँ कहीं भी कोई संशय रहा, विभाग के द्वारा बहुत जल्दी उस पर निर्णय लिया गया, हम लोग को दिशा निर्देश दिए गए, और बहुत अच्छे विभाग की निगरानी में इसको हम लोगों ने एक निश्चित समय में हम लोगों ने पूरा किया है इसको। तो ये थे हमारे साथ पूरे मसले को समझाते हुए ADM हैं और नोडल अधिकारी रहे हैं जातीय गणना के पटना में। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, ABP न्यूज़ पटना।